हेलो एवरीवन। मैं ऑलरेडी 4 लेक्चर में मैं 40 क्वेश्चन तक मैं डिस्कस कर चुका हूं। इस पर्टिकुलर में 50 तक मैं डिस्कस करूंगा। ये 5th लेक्चर रहेगा इस जामिया आरसीए आंसर का। चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो इसमें कुछ 4 स्कीम से रिलेटेड था कि सहकार मित्र क्या है और संकल्प क्या है, चुनौती क्या है और संभव क्या है। तो सहकार मित्र है टू प्रोवाइड द यंग प्रोफेशनल विद एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द कोऑपरेटिव। ये बात बिल्कुल सही है। जो पहला है ये सही है, ठीक है, पहला सही है। जो संकल्प टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द स्कीम इनिशिएटिव, ये रॉन्ग है। चुनौती क्या है टू प्रोवाइड सीड फंड टू स्टार्टअप इन आइडेंटिफाइड एरिया, ये बात भी सही है। संभव क्या टू स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशन एट द सेंटर स्टेट एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर स्किल डेवलपमेंट, ये संभव, ये इसका नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया 1 and 3 A फॉर एप्पल, ठीक है। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूं कुछ जो बेसिक है। जो आपको ये सहकार मित्र है, ये आपको गवर्नमेंट ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में आता है। किसमें आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में आता है, ठीक है। इसका इनिशिएटिव क्या है कि ये नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू मतलब कि ये चीजों को ला रही है बेसिकली। इसका एम क्या है कि एक प्रोवाइड करेगा एक लर्निंग और एक्सपीरियंस, वो भी यंग प्रोफेशनल को कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में, और उसको ब्रिंग अबाउट द इनोवेटिव सॉल्यूशन ताकि मेक देम सेल्फ रिलायंट, वोकल फॉर लोकल। आपको क्या है? ये जो सहकार मित्र है। संकल्प क्या है? संकल्प ये आपको समझिए एक तरह से स्किल एक्विजिशन के लिए है ताकि उसका नॉलेज अवेयरनेस और उसकी लाइवलीहुड प्रमोशन बेसिकली हो सके, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप में ये बेसिकली आता है, ठीक है। मैं इसका अभी आपको दिखाऊंगा जो पीआईबी में पर्टिकुलर जो न्यूज भी आया था उससे रिलेटेड है, ठीक है। जो संकल्प का जो पर्टिकुलर जो संकल्प है, इसका 3 बेसिकली समझिए गोल है। उसका गोल क्या है कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग करना है नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। और क्वालिटी एश्योरेंस स्किल को प्रोवाइड करना है एक तरीका से, और इंक्लूजन करना है मार्जिनलाइज जो पॉपुलेशन है इन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो ये आपको क्या है? आपको संकल्प था। चुनौती क्या है? ये आपको नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप के लिए है, ठीक है। और मैं आपको इसको थोड़ा दिखाता हूं। संभव जो है ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ, ये आपको एमएसएमई में आता है। बेसिक पहले याद रखिए कि भाई जो संभव है ये आपको एमएसएमई में आता है। फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे इसका क्या वर्क है, ठीक है। चलिए आप कुछ इसको आपको इमेज दिखाता हूं जिसके तहत आपको थोड़ा सा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपको दिख रहा होगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में क्या है पर्टिकुलर, आप देखिए थोड़ा सा उसे 1 सेकंड जैसा। तो ये देखें आप, ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर जो वेलफेयर है, इसमें क्या है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च क्या है ये? सहकार मित्र स्कीम, ठीक है। सहकार मित्र स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव बाय द नेशनल कोऑपरेटिव एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये भी पूछ सकता है कि ये इंटर्नशिप जो प्रोग्राम ये किसका इनिशिएटिव है? तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, ठीक है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री में है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में। संकल्प जो सहकार मित्र स्कीम विल हेल्प कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन एक्सेस टू न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज ऑफ द यंग प्रोफेशनल वाइल द इंटर्न्स विल गेन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ द सेल्फ रिलायंस, ठीक है। तो आप थोड़ा रोक के आप थोड़ा देख लेते होता, ये आपको बेसिकली सहकार का था। ये आपको पीआईबी से मैं लिया हूं ये, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है? आगे जो है ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे है। ये आपको संकल्प स्कीम है। क्या है ये आपको संकल्प जो सेकंड वाला था, ठीक है। तो जो आपको संकल्प है ये आपको मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें बेसिकली क्या करना है। संकल्प में आपको वही स्किल एक्विजिशन को और नॉलेज अवेयरनेस को मतलब वो बढ़ाना है, ठीक है। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर द स्किल डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग एक्सेस टू द क्वालिटी एंड मार्केट रिलेवेंट ट्रेनिंग फॉर द यूथ अक्रॉस द कंट्री, स्किल एक्विजिशन एंड द नॉलेज अवेयरनेस एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। इसका संकल्प फुल फॉर्म यही है। 19th सेंचुरीज ये आपको वर्ल्ड बैंक में असिस्ट कर रहा है, ठीक है। आप थोड़ा देखें संकल्प, आप थोड़ा पढ़ लें थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको याद रह जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में। और क्या ये जो चुनौती है ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी से आपको रिलेटेड है, ठीक है। इसको थोड़ा याद रखेंगे। द प्रोग्राम एम्स टू आइडेंटिफाई अराउंड 300 स्टार्टअप वर्किंग इन आइडेंटिफाइड एरियाज एंड द प्रोवाइड देम सीड फंड अप टू 25 लाख एंड अदर फैसिलिटीज, लेस फाउंडेशन एंड आईटी कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर इन मुजफ्फरपुर इन बिहार, ठीक है। इसका बेसिकली इसका एम क्या है कि जो चुनौती है नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज है कंटेस्ट टू द स्टार्टअप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विल द फोकस जो टायर 2 जो डाउन है ना उस पर ज्यादा इसका फोकस रहेगा बेसिकली, ठीक है।
ये आपको क्या है, ये आपको चुनौती है। संभव भी है इसमें, शायद संभव भी मैं पे डाला हूं इसमें। संभव इसमें क्या आपको होगा कि जो संभव होगा आपको बेसिकली ये संभव है, ये रहा आजादी का अमृत महोत्सव। ये आपको देखिए कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ, ये एमएसएमई है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई नारायण राणे लॉन्च द संभव नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई नारायण राणे वाज कॉल्ड द एंगेजमेंट ऑफ द यूथ इन द प्रमोशन ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप लीडिंग टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। संभव नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम है, बीइंग द ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इसका आप देखेंगे, इसका बेसिकली पर्पज यही है कि एक तरीका से आप बोल सकते हैं कि जो भी ये क्या बोल रहे हैं पर्टिकुलर इसको, द मास आउटरीच विल बी इन 1 मंथ लॉन्ग इनिशिएटिव अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली पर्पज है। इसको थोड़ा रुक के आप थोड़ा देखें थोड़ा सा, ठीक है। चलता हूं मैं अब आगे ये डिस्कशन में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, A4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, 1 और 3 था, ठीक है। A4 एप्पल 41 का। आगे बढ़ता हूं, आगे फटाफट मैं निकलता हूं। मैं इसका क्या है, ये क्वेश्चन इजी था। द डिमांड ऑफ द इन्फीरियर गुड डिक्लाइन व्हेन इनकम इंक्राइजेस। बिल्कुल सही बात है भाई, जब इनकम आपका राइज होगा तो आप इन्फीरियर गुड आप क्यों खरीदोगे। जैसे कि सपोज करिए कि हम क्यों बात करते हैं कि एसडीआई इंक्रीज होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आपको इंक्रीज करना चाहिए ताकि लोगों की लाइफ बढ़े, उसके पास पैसा आए तो वो ज्यादा बेटर चीज को ले पाएंगे। तो इन्फीरियर गुड में ये होता है कि अगर उसका जो पर्टिकुलर उसका जो अगर राइज होगा इनकम, तो उसकी जो इन्फीरियर गुड की जो है वो डाउन हो जाएगी। और जब इसकी इनकम जब डाउन होगा तो इन्फीरियर गुड की जो है वो डिमांड वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ये लॉ ऑफ डिमांड पे ये सब कुछ है आपको बेसिकली, ठीक है। और क्या, वेबलेन गुड्स आर द हाई क्वालिटी गुड्स वोज डिमांड डिक्रीजेज व्हेन प्राइस इंक्रीज। नहीं भाई, ये बात नहीं है। तो वेबलेन गुड में क्या होता है कि पर्टिकुलर कि जब उसका कॉस्ट बढ़ेगा ना, तो उसकी जो वैल्यू है, जो उसका जैसे सपोज करिए कि आप मान लीजिए कि वेबलेन गुड का एग्जांपल, आप जो भी लग्जरी प्रोडक्ट है जैसे कि प्लेटिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, इसका जब प्राइस बढ़ेगा ना, वेबलेन गुड्स आर द हाई क्वालिटी गुड्स वोज डिमांड इंक्रीजेज। यहाँ पर डिक्रीज की जगह यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीजेज विद प्राइस इंक्रीज। ये बात ये इसमें रॉन्ग, यहाँ पे इसने डिक्रीज दिया है। सेकंड आपने हटा दिया, सेकंड एलिमेंट कर दिया, इसका आंसर इजी आ गया 1 एंड C। तो C4 कैट और C4 कोलकाता। डिमांड ऑफ गिवन गुड इंक्रीज इवन व्हेन प्राइस राइजेस। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। आप मुझे गिवन गुड का एग्जांपल आप मुझे दे सकते हैं। इसका एग्जांपल एक आता है कि पोटैटो, जब जो एक फेमाइन आया था बेसिकली पोटैटो फेमाइन आयरलैंड में, उस तरह का इसमें कुछ एग्जांपल है, ठीक है। पोटैटो का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया, बट स्टिल जो पीपल को जो आयरलैंड के थे उन्होंने उसको यूज करना बंद नहीं किया, ठीक है। तो इसको आप जगह थोड़ा पढ़िए, ये बेसिक है ये आपको इकोनॉमी का, ठीक है। इसका आंसर क्या है, C। ये क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द मेजर गिवन अबव में हेल्प द कंटिन्यू बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन इंडिया। अच्छा, किससे आप उसको बचा सकते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्राइसिस से, जो हमने 1991 में जो हमने फेस किया था, ठीक है। जो अभी श्रीलंका फेस कर रहा है, जो अभी पाकिस्तान फेस कर रहा है, ये सारी कंट्री अभी बहुत ज्यादा अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के चक्कर में, अभी तो श्रीलंका बहुत ज्यादा अभी दिक्कत में अभी चल रहा है अभी, ठीक है। तो आप उसको कैसे आप उसको मेंटेन करके रख सकते हैं उस बैलेंस ऑफ पेमेंट को, ठीक है। क्या बोला कि ईजिंग ऑफ द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बाय द डोमेस्टिक कंपनीज। ईजिंग ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बाय द डोमेस्टिक, जो आपकी घर की जो कंपनी है उसको ईज कर देना एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, सही है। इससे मतलब चूंकि क्या होगा, फिर आपने कंपनी आपकी जो है वो बाहर से पैसा बोरो कर रही है, बात बिल्कुल सही है, ये पहला हो जाएगा। अलाउइंग इंडियन कंपनी टू लिस्ट इन द फॉरेन एक्सचेंज, ये बात भी सही है। 1 to 3 हो जाएगा, 1 to 3 हो गया तो मतलब तीसरा निकल गया यहाँ से। नेशनलाइजेशन ऑफ द प्राइवेट कंपनीज, अरे भाई इस चक्कर में तो 1991 का जो क्राइसिस आया था उस चक्कर में आया था, हमने बहुत ज्यादा हमने नेशनलाइजेशन की ओर हम चले गए, हमने अपनी इकोनॉमी को पूरा क्लोज कर दिया, तो उस चक्कर में बहुत दिक्कत होने लगा। तो नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट बैंक नहीं होगा, ये बात यहाँ पर ये गलत होगा, ठीक है। रिड्यूसिंग द इन्वेस्टमेंट एंड लिमिट फॉर द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो क्या हो गया भाई, तीसरा नहीं होगा, तीसरा यहाँ से खत्म, तीसरा यहाँ से खत्म। अब 1 to 4, अब सब कुछ डिपेंड करेगा 4 पर। रिड्यूसिंग द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है बेसिकली। इसमें क्या होता है कि आपको गोल्ड नहीं, आपको पर्टिकुलर वो लोग गोल्ड नहीं देंगे। उस पर्टिकुलर जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में क्या है कि जिस तरीके से आपको गोल्ड होता है ना, ये एक तरीका से समझ लीजिए कि पॉलिसी है गवर्नमेंट की। भाई सपोज करिए कि लोग अगर ज्यादा अगर गोल्ड परचेज करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें गोल्ड बाहर से हमें मंगाना पड़ता है, ठीक है। ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या होता है कि सेम वही प्रोसेस होता है, आप पैसा इसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन इसमें बता रहा है कि रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट लिमिट्स, ये रिड्यूसिंग नहीं होगा भाई, ये ठीक है, ये रिड्यूसिंग नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को इसलिए बनाया है
ताकि लोग यहाँ पर ज्यादा ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 1 और 2 हो जाएगा। 43 का आंसर A4 एप्पल। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ डिस्कशन में। आगे क्या है, ये आपको स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज है। इसका जो एक अगर आपने समझ गया ना कि अंडर इट आरबीआई नीड्स टू डिपॉजिट कोलेटरल टू बोरो फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, इसको आप हटा दीजिए। यही जो एसडीएफ है ना, वो इसी से बचने का एक तरीका है। विदाउट कोलेटरल जो है वो मार्केट से जो आरबीआई जो है वो पैसे को वो सक कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो तीसरा आप निकालिए, इसका आंसर 1 2 A4 एप्पल और A4 एप्पल। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ आरबीआई के बारे में। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 2018 में सेक्शन 17 आरबीआई एम्पावर्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इंट्रोड्यूस द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एडिशनल टूल फॉर द एब्जॉर्बिंग द लिक्विडिटी विदाउट एनी कोलेटरल। ठीक है, बाय द रिमूविंग द बाइंडिंग कोलेटरल कॉन्स्टेंट ऑन द आरबीआई। ठीक है, द एसडीएफ स्ट्रेंथन द ऑपरेशन फ्रेमवर्क ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। एसडीएफ इज आल्सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टूल्स इन एडिशनल टू इट रोल्स लिक्विडिटी एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये था। तो क्या हो गया इसमें, जो ये आपको जो थर्ड है ये आपको निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द एक्सेस लिक्विडिटी। बात सही है, ताकि वो लिक्विडिटी को सक कर ले मार्केट से। ठीक है, और क्या होगा इन्फ्लेशन के समय में ऑल द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज पार्टिसिपेट आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द स्कीम। ये बात बिल्कुल सही है। मैं आगे बढ़ता हूँ, इसका आंसर क्या था, ए था। 41 से क्या है, फिजिकल डेफिसिट क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट लाइकली इंपैक्ट ऑन द हाई फिजिकल डेफिसिट इन द इकोनॉमी। पॉसिबिलिटी ऑफ द डेट ट्रैप बिल्कुल सही है। जैसे आज के डेट में चाइना कर रहा है, क्या कर रहा है चाइना, सपोज करिए कि अगर वो पाकिस्तान को उसने लोन दे दिया, फिर उसने श्रीलंका को लोन दे दिया, तो जो लोन का इंटरेस्ट पे करने के लिए, उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए उसको वो लोन लेना पड़ रहा है किससे, उसी कंट्री, सेम कंट्री से। तो वो डेट ट्रैप में फंस जाएगा। बात बिल्कुल सही है। लोडिंग द सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंट्री, बात बिल्कुल सही है। तो ये सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग होता है बहुत सारे कंट्री का, ए बी कुछ ऐसा होता है, तो उसमें उसको लोअर कर दे। बात बिल्कुल सही है। इंक्रीज डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन कंट्रीज फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बात बिल्कुल सही है। तो 2 3 4 तो है, 2 3 4 तो है। ठीक है, अब आपको देखिए पहला, लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन बोरोइंग, लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन बोरोइंग। अगर आपका विच इज द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली इंपैक्ट द हाई, अगर आपका फिजिकल डेफिसिट आपका हाई है तो ये लोअर नहीं होगा, ये हाई हो जाएगा इंटरेस्ट रेट ऑन बोरोइंग। आप लोन से बैंक में आप जाएंगे, आप लोन लेने, तो आपको हाई रेट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको कहेगा इसका D for डोंकी और D for डेली। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 46 में क्या, यूनिकॉर्न कंपनी क्या होता है, इट रिफर टू एनी स्टार्टअप हैविंग द वैल्यू ऑफ 1 बिलियन। ये बात बिल्कुल सही है। द वैल्यू ऑफ यूनिकॉर्न जनरली बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर लास्ट 3 years। ये सब कुछ नहीं है। और ये जो इंडिया एट द हायर नंबर, नहीं भाई, ये इंडिया नहीं है, ये आपको बेसिकली ये जो आपको यूएसए है, यूएसए ने 2021 में उसने करीब उसने कितने को 321 उसने यूनिकॉर्न कंपनी को उसने ऐड किया यूएसए ने। तो ये तो आपको यूएसए तीसरा खत्म हो गया, तीसरा खत्म, पहला सही हो गया, ऑब्वियस पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे बताएं कि आखिर उसको हम कैसे वैल्यू करते हैं यूनिकॉर्न को, जरा ये बताएं। और जो ये जो पर्टिकुलर जो यूनिकॉर्न है ना, इसको आपको पता होना चाहिए। ये जो यूनिकॉर्न जो टर्म है, ये 2013 में एक अमेरिकन वेंचर कैपिटलिस्ट था, उसका नाम था एलन ली, AI। ये आपको छोटे मोटे एग्जाम में आपको पूछ लेगा। ठीक है, एलन ली, जहां पर 1 वर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। एलन ली ने 2013 में इस वर्ड को उसने क्वाइन किया। ठीक है, यूनिकॉर्न को। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। इसका आंसर क्या हो गया, आपको हो गया A4 एप्पल। ठीक है, A4 एप्पल। ठीक है, और क्या आपको बता रहा हूं इसमें बेसिकली जो 47 का क्या है कि इसमें आपको कंसिडर द वुड डिस्पैच ऑफ 8054 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें क्या आपको बेसिकली, अब ये क्या है कि इसका आपको वुड डिस्पैच है, इसमें इसने बहुत उल्टा कर दिया। इसने क्या किया कि वुड डिस्पैच 8054, हम इसको आप मैग्ना कार्टा ये बोलते हैं इंडियन एजुकेशन के लिए। ठीक है, इट प्रमोट द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ प्रमोट एजुकेशन इन ऑल इंडिया। ये बात बिल्कुल गलत है। ये तो जो मैकाले मिनट था ना 1935 का जो मैकाले मिनट था, उसमें ये बात कही गई थी, जो 1835 में आया था। ठीक है, तो ये बात तो गलत है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में क्या होता है कि ऊपर का लोग पढ़ेंगे और नीचे वाले लोगों को वो नॉलेज वो ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे ही होता है इसमें। ठीक है, वर्निकुलर में, सॉरी मतलब कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो इसको उस समय बहुत ज्यादा आपको करूंगा क्लियर। ठीक है, और क्या है कि इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बोथ स्कूल लेवल एंड द हायर एजुकेशन। नहीं भाई, वुड डिस्पैच का तो एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये था कि इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द हायर लेवल, लेकिन जो आपको लोअर लेवल पे है वो आपको वर्नाक्युलर में देने के लिए बात थी। ठीक है, ये कमी थी आपको जो मैकाले मिनट 1955 वाले में, उसको ये दूर करने के लिए आया था 1854 वाला वुड डिस्पैच। ठीक है, बताएंगे 1854 में गवर्नर भारत का कौन था, जरा बताएं ऐसा। ठीक है, और क्या है इसका आंसर क्या हो गया, D for डेली, D for डोंकी। आगे बढ़ता हूं।
48 क्या है यार, मतलब वो फॉलोइंग स्टेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन काबुल इन अफगानिस्तान 1915 में। तो ये स्वर्ण सिंह नहीं थे, राजबिहारी बोस नहीं थे, लाला हरदयाल नहीं थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे। ठीक है, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह से ये आपको एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, जर्नलिस्ट थे, राइटर थे और ये रिवोल्यूशनरी थे। इसको हम आर्यन पेशवा भी के नाम से भी जाना जाता है। कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, हालांकि नहीं पूछेगा बट लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत याद रख ले। आर्यन पेशवा, PESHWA, इन्हीं को बोलते हैं, इनको राजा महेंद्र प्रताप सिंह को। ठीक है, आप मुझे इन तीनों के बारे में बता सकते हैं क्या? स्वर्ण सिंह भागना का इनका कहां पे कंट्रीब्यूशन है, रासबिहारी बोस का, लाला हरदयाल का, जरा बेसिक बताएं इनके बारे में, इनके द्वारा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था और इनका क्या रोल है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। आगे बढ़ता हूं। चार्टर एक्ट 1833, बहुत इजी क्वेश्चन था। द इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑफ द ट्रेड विद चाइना, ये बात सही है, चाइना भी था और ट्रेड विद चाइना ठीक है, और टी और चाइना दोनों से इसको बेसिकली हटा दिया गया था। ठीक है, द डिस्कशन ऑफ द यूरोपियन इमिग्रेशन इंडिया वर लिफ्टेड, ये बात बिल्कुल सही है। और इसी पर्टिकुलर डिस्कशन की वजह से जो है ना, ये जो लिखा हुआ है ना कि यूरोपियन इमिग्रेशन को इंडिया में लिफ्टेड कर दिया गया था। ठीक है, इसी कारण से एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया था कि वॉलसेल यूरोपियन कोलोनाइजेशन यहाँ पे होना चालू हो गया। क्या हो गया? वॉलसेल यूरोपियन कोलोनाइजेशन। ठीक है, नो इंडियन सिटीजन वर डिनाइड टू एम्प्लॉयमेंट अंडर द ईस्ट इंडियन कंपनी बेस्ड ऑन द रिलीजन, ये बात बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या है? 1 2 3। तो D फॉर डोंकी और D फॉर दिल्ली। जो भी एक्ट है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो भी स्टार्टिंग हुआ है। ठीक है, जितना भी एक्ट है, आपको जो भी पॉलिसीज है ब्रिटिश की मेन वो आपको पता होना चाहिए, खास करके 1909 से लेकर के 1919 1935 ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बताएं कि फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो सिस्टम कब आया था? पोर्टफोलियो सिस्टम कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आया था, बताएं थोड़ा सा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ये तो इजी क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, तो आपको पता होना चाहिए जो महात्मा गांधी के द्वारा जो बुक लिखी गई है वो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग है और यंग इंडिया, ये बात 1 3 सही है। बाकी जो द न्यू इकोनॉमिक्स मीनिंग्स ऑफ इंडिया है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये विपिन चंद्र पाल जो 1920 के आसपास में इन्होंने इस बुक को लिखा है। ठीक है, तो और इसमें तो ऐसा कुछ बताने के लिए नहीं है, बाकी तो बस यही है। आप मुझे बता दें कि ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी जो लीग को इसको और किस नाम से जाना जाता है, ये कब फाउंड हुआ था बेसिकली, और यंग इंडिया कब से कब तक वर्क किया है। ठीक है, इंडिया का सेंस में। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो यंग इंडिया है, ये आपको समझिए एक तरह से वीकली जर्नल था जो कि 1919 से 1931 तक ये वर्क किया। ठीक है, और ये जो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग है ये आपको 1932 में आया। कब आया? 1932 में। कब आया है? 1932 में। इसको हम हरिजन सेवक संघ भी बोला जाता है, हरिजन सेवक संघ। ठीक है, और हरिजन का मतलब क्या होता है? जो लिटरली मीनिंग होता है कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना था दोस्तों। ये 50 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अब सिर्फ 10 क्वेश्चन और रह गया, मैं उसको भी डिस्कस कर लूंगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा आपको टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, और आप मुझे किस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं इसमें क्या इंप्रूव और कर सकता हूँ वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ऐसे सजेशन आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। बाकी जो मैं क्वेश्चन पूछा हूँ आप उसका आंसर आप उसका पक्का से बताएं ताकि आपका इन्फॉर्मेशन और ज्यादा इंप्रूव हो। सो ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।